बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 हमारा मुकम्मल हो चुका है और उसके जितने भी टॉपिक थे मैंने तमाम टॉपिक के लेक्चर भी अपलोड कर दिए हैं। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 2 जो कि वेक्टर और स्केलर के बारे में है, तो आज हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए चैप्टर 1 के अंदर आप फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बड़ा डिटेल के साथ पढ़ के आए हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। वो तमाम मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल भी देखी थी, उनमें मैस था, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोर्स, वर्क, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, ये सारी हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज थी, फिजिकल क्वांटिटीज थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, एक स्केलर, दूसरी हमारे पास है वेक्टर। तो आज हम ये भी देखेंगे कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। देखिए जब मैं बात करूंगा स्केलर की, तो स्केलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है, डायरेक्शन नहीं होती। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं स्केलर की, तो क्या बनेगी, द फिजिकल क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब द ओनली मैग्नीट्यूड, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बयान करे उसे क्या कहा जाता है, स्केलर कहा जाता है। यानी कि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अगर मैं स्केलर के एग्जांपल दूं तो हमारे पास काफी ज्यादा है, जैसे मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिस्टेंस। ये सारी हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है, इनकी डायरेक्शन नहीं होती। अगर मैं पूछूं इस मार्कर का मैस कितना है, तो एक स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर इसका मैस है 1 kg। क्या 1 kg नॉर्थ पे होगा, 1 kg साउथ पे होगा, 1 kg ईस्ट पे होगा, या 1 kg वेस्ट पे होगा? तो क्या इसे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूं, मैं कहता हूं मुझे बताएं इस वक्त टेम्परेचर कितना, वो कहते हैं सर इस वक्त टेम्परेचर है 40 डिग्री। भाई 40 डिग्री नॉर्थ पे है, 40 डिग्री साउथ पे है, 40 डिग्री ईस्ट पे है, या 40 डिग्री वेस्ट पे है, तो क्या कोई उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये चंद हमने एक एग्जांपल दिया आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर के बारे में कि वेक्टर क्या है। देखिए वेक्टर में एक नहीं दो चीजें पाई जाती है, कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर में डायरेक्शन हर हाल में होगी, जबकि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती। अब हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिस्क्राइब करे उसे क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए स्केलर और वेक्टर में एक बात कॉमन है, कौन सी, कि दोनों में जो कॉमन बात है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। उधर भी मैग्नीट्यूड पाया जाता है, इधर भी मैग्नीट्यूड है। और दोनों में फर्क क्या है, जैसे वहां पे डायरेक्शन नहीं होती और यहां पे क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अगर मैं वेक्टर के एग्जांपल देना चाहूं तो मेरे पास क्या है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमने स्केलर की एडिशन करनी हो तो कैसे करेंगे, अगर वेक्टर की एडिशन करनी हो तो कैसे करेंगे। देखिए अगर आप स्केलर को ऐड करना चाहते हैं तो आपको अरिथमेटिक रूल यूज करना पड़ेगा। कौन सा रूल, अरिथमेटिक रूल। ये बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई मुश्किल रूल नहीं है। तभी मैंने लिखा हुआ है स्केलर कैन बी एडेड बाय यूजिंग द अरिथमेटिक रूल। अगर आप स्केलर की एडिशन करना चाहते हैं तो आप कौन सा रूल यूज करेंगे, अरिथमेटिक रूल यूज करेंगे। अब जैसा कि आपके पास दो डिजिट्स हैं 2 and 3, आपने इनको ऐड करना है तो क्या लिखेंगे, 2 + 3 = 5। तो ये रूल हमारे पास क्या कहलाता है, अरिथमेटिक रूल कहलाता है। अरिथमेटिक रूल स्केलर की एडिशन के लिए होता है। अगर आप वेक्टर की एडिशन करना चाहते हैं, किसकी, वेक्टर की, तो आप अरिथमेटिक रूल यूज नहीं कर सकते। तो आप कौन सा रूल यूज करेंगे, हेड टू टेल रूल यूज करेंगे। यानी कि वेक्टर की एडिशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि वेक्टर की अगर एडिशन करें तो कौन सा रूल यूज किया जाता है, हेड टू टेल रूल यूज करता है। अब ये जो हेड टू टेल रूल है हमने आगे जाकर इसको पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, तो मैं यहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो ये था हमारे पास स्केलर और वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं।
एक हमारे पास है सिंबॉलिक मेथड, दूसरा हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबॉलिक मेथड की, फिर हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। देखिए, जब मैं बात करता हूं सिंबॉलिक मेथड की, यानी कि सिंबल से जाहिर करना, अलामत से जाहिर करना, तो सिंबॉलिक मेथड में फिर से दो मेथड आ जाते हैं। पहला, वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका कार है वो है बोल्ड फेस लेटर, यानी कि वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बोल्ड फेस लेटर से। किस चीज से? बोल्ड फेस लेटर से। जैसा कि अगर आपके पास ये लेटर लिखा हुआ है ए, क्या है? ए। ये इस वक्त लाइट फेस है। अगर मैं इसको इस तरह से क्या कर दूं? बोल्ड कर दूं इस तरह से, अब ये मेरे पास लाइट फेस नहीं रहेगा, अब ये बोल्ड हो चुका है। जब ये बोल्ड हो चुका है तो ये मेरे पास लेटर क्या बन चुका है? वेक्टर बन चुका है। इसी तरह से अगर आपके पास एक वेक्टर लिखा हुआ है सी, ये अभी लाइट फेस है, जब मैं इसको इस तरह से क्या करता हूं? बोल्ड करता हूं, तो बोल्ड होने के बाद ये लेटर क्या बन चुका है? वेक्टर बन चुका है। यानी कि सिंबॉलिक मेथड में जो सबसे पहला मेथड है, आप वेक्टर को बोल्ड कर दे, ठीक है। सिंबॉलिक मेथड में दूसरे मेथड की बात करते हैं। अगर आप बोल्ड नहीं करना चाहते तो आप किससे? एरो हेड लगा दें लेटर के ऊपर। क्या लगा दें? लेटर के ऊपर एरो हेड लगा दें। जैसे कि अब ये मेरे पास एक लेटर लिखा हुआ है ए, अगर मैं इसके ऊपर क्या लगा दूं? एरो लगा दूं, तो ये लेटर मेरे पास क्या बन चुका है? वेक्टर बन चुका है। यानी कि ये क्या है? सिंबॉलिक मेथड है। यानी कि पहला आप क्या है? किसी भी लेटर को बोल्ड कर दें। दूसरा मेथड क्या है? आप किसी भी लेटर के ऊपर एरो लगा दें, तो ये दोनों मेथड क्या है? वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज की? ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। किसकी? ग्राफिकल मेथड की। देखिए, ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? एक लाइन सेगमेंट। फिर लाइन सेगमेंट की किसी एक साइड के ऊपर आपको एरो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसे क्या कहा जाता है? ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। जैसा कि अब ये जैसे मेरे पास मार्कर है, मैं इस मार्कर के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा के इसको फेंकता हूं। अब मैंने इस 10 न्यूटन फोर्स को ड्रॉ करना है, और मैंने जो इसको फेंका है वो किस डायरेक्शन में फेंका हुआ है? ईस्ट पे फेंका हुआ है, ठीक है। यानी कि जो मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई इस मार्कर के ऊपर वो ईस्ट में लगाई है। अब मैंने इसको ग्राफ की मदद से जाहिर करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक इस तरह से लाइन लगा दूंगा। इस लाइन को क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट कहा जाता है। अब मैंने ईस्ट में फेंका हुआ है, तो यहां पे मैं क्या लगा दूंगा? एरो लगा दूंगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इसे क्या कहा जाता है? ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास होता है टेल, दूसरा हमारे पास क्या होता है? हेड होता है। ये जो टेल है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। किस चीज को? मैग्नीट्यूड को। और ये हेड किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेथड हमारे पास क्या कहलाता है? ग्राफिकल मेथड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, मैग्नीट्यूड के लिए हमेशा लाइट फेस लेटर यूज किया जाता है। कौन सा? लाइट फेस लेटर। जैसा कि अगर मैं किसी लेटर को इस तरह से लिख दूं तो ये मेरे पास क्या कहलाता है? लाइट फेस लेटर कहलाता है। और ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ये वेक्टर नहीं होता। अब मैग्नीट्यूड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां पे क्या लगा दें? मॉड लगा दें, फिर इस मॉड के अंदर इस लेटर को लिख दें, और इस लेटर के ऊपर क्या लगा दें? एरो लगा दें। ये भी किसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कार है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड को भी दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला, आप सिंपल लाइट फेस लेटर लिख दें। दूसरा, आप उस लेटर के साथ मॉड लगा के उसके ऊपर एरो लगा दें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एड्रेस, यानी कि किसी पॉइंट का एड्रेस मालूम करना, किसी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड करना। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? 90 का एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। 2 और 3 रेफरेंस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब 2 या 3 रेफरेंस लाइन एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रही हूं? 90 का, तो उसे क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। तो ये देखिए, ये मेरे पास 2 रेफरेंस लाइंस हैं, एक एक्स एक्सिस,
एक वाई एक्सिस। ये दोनों रेफरेंस लाइन एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रही हैं? 90 का एंगल बना रही है। तो इसे क्या कहा जाएगा? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाएगा। तो आप जानते हैं ओरिजिन से राइट साइड के ऊपर जो एक्स एक्सिस होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। ओरिजिन से लेफ्ट साइड के ऊपर एक्स एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव। ओरिजिन से अपवर्ड वाई एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव। ओरिजिन से लेफ्ट साइड के ऊपर वाई एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखिए एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रही हैं? 90 का एंगल बना रही हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरिजिन पॉइंट। अब हम इसको डिफाइन करते हैं ओरिजिन पॉइंट को कि ओरिजिन होता क्या है? द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कि ऐसा पॉइंट जहां पे दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो उसे क्या कहा जाता है? ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। ओरिजिन पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 2 डायमेंशन भी हो सकती है, 3 डायमेंशन भी हो सकती है। तो पहले हम 2D की बात करते हैं, फिर हम किसकी बात करेंगे? 3D की बात करेंगे। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको शॉर्ट टर्म में क्या कहा जाता है? 2D कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? 2 रेफरेंस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 रेफरेंस लाइन एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रही हूं? 90 का एंगल बना रही है। तो उसे क्या कहा जाता है? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। यहां पे देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कितने रेफरेंस लाइन है? 2 हैं, एक एक्स एक्सिस की है, एक किसकी है? वाई एक्सिस की है। दोनों कितने का एंगल बना रही है? 90 का एंगल बना रही है। अब हमने क्या कहा था? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एड्रेस मालूम करना। तो ये देखिए मैंने यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है। इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया किस चीज का? पी पॉइंट का नाम दे दिया। यूं समझे पी पॉइंट के ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है। हमने चेक करना है वो बर्ड एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं? पॉइंट बना लेता हूं 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से वाई एक्सिस को भी पॉइंट बना लेते हैं 1 2 3 एंड 4। पहले हम एक्स एक्सिस के ऊपर चेक करते हैं, क्या वो बर्ड 1 पॉइंट के सामने आ रहे हैं? नहीं। क्या 2 के सामने आ रहे हैं? नहीं। क्या वो 3 के सामने आ रहे हैं? नहीं। क्या वो 4 के सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो अब क्या कहेंगे? वो जो बर्ड है जो पी पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है? 4 पे। अब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं, क्या 1 के सामने आ रहा है? नहीं। क्या 2 के सामने आ रहे हैं? नहीं। क्या 3 के है? नहीं। किसके सामने आ रहा है? 4 के। तो आप क्या कहेंगे? वो जो बर्ड है वो एक्स एक्सिस से भी 4 और वाई एक्सिस से भी 4 है। तो पी पॉइंट के ऊपर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेंगे वो कौन से होंगे? 4 एंड 4 होंगे। यानी कि एक्स एक्सिस से भी कौन सा बन रहा है? 4 बन रहा है और वाई एक्सिस से भी 4 बन रहा है। जब हम उसकी पोजीशन फाइंड कर लेंगे तो वहां पे हम क्या ड्रॉ कर देंगे? एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। इस वेक्टर को मैं नाम देता हूं किस चीज का? आर का नाम दे देता हूं। किस चीज का? आर का नाम देता हूं। बात समझ आ गई ना? यानी कि एक बर्ड बैठा हुआ था पी पॉइंट के ऊपर, हमने उसकी पोजीशन को फाइंड करना था, उसके एड्रेस को मालूम करना था। फिर मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट बना लिए 1 2 3 4 और वाई एक्सिस पे बना लिए 1 2 3 4। तो जब मैंने यहां से देखा एक्स एक्सिस पे तो वो कितने पे है? 4 पे। और वाई एक्सिस से भी कितने पे है? 4 पे। तो जब हम उसकी पोजीशन फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या ड्रॉ कर देंगे? एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। फिर हमने किसको ड्रॉ करना है? एंगल को। देखिए एंगल के लिए आपने हर हाल में पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूज करना है और डायरेक्शन कौन सी लेनी है? एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देख सकते हैं मैंने कौन सा एक्स एक्सिस यूज किया है? पॉजिटिव। और डायरेक्शन मैंने कौन सी ली है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास क्या होगा? थीटा होगा। आपकी बुक 1 2 3 4 नहीं लिख रही, उसने क्या लिखा हुआ है? एक्स एक्सिस को उसने नाम दे दिया ए का और वाई एक्सिस को उसने नाम दे दिया किस चीज का? बी का। यानी कि वो जो पॉइंट पी है वो एक्स एक्सिस से कितने के ऊपर है? ए के। और जो वाई एक्सिस है वो कितने के ऊपर है? बी के। यानी कि पी पॉइंट के ऊपर जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो हमारे पास कौन से बन रहे हैं? ए एंड बी बन रहे हैं। ठीक है, ये था हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस 3D को क्या कहा जाता है? स्पेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेस। ये ऐसे होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारे पास क्या होता है? जी एक्सिस। यानी कि जो जी एक्सिस होता है बिल्कुल आप लोगों की तरफ आ रहा होता है, स्पेस की तरफ जा रहा होता है। ये एक्स एक्सिस,
ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास क्या है z एक्सिस है। यानी कि जो z एक्सिस होता है वो हकीकत में यूं नहीं होता, वो हकीकत में इस तरह से होता है, लेकिन मैं यहां पे उसको ड्रॉ नहीं कर सकता। जब ड्रॉ नहीं कर सकता तो मैं क्या करता हूं, उसको इस तरह से बना लेता हूं। अगर हकीकत देखी जाए तो z एक्सिस बिल्कुल यूं जा रहा होता है, ठीक है। तो लेट करते हैं जो बर्ड है वो P पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ नहीं है, P पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, यानी कि P पॉइंट के ऊपर वो इस तरह से मूव कर रहा है। जब वो इस तरह से मूव कर रहा है तो x एक्सिस उसके कोऑर्डिनेट देखेंगे, y एक्सिस देखेंगे और z एक्सिस से देखेंगे। जब हम x एक्सिस से देखते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। क्या करता हूं, एक वेक्टर। जब मैं x एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखता हूं तो वो a बनता है, y एक्सिस से क्या बनता है b, z एक्सिस से क्या बनता है c बनता है। फिर हमने किसको ड्रॉ करना होता है, एंगल को ड्रॉ करना होता है। जब मैं एंगल को ड्रॉ करता हूं x एक्सिस से तो वो मेरे पास क्या होता है अल्फा, y एक्सिस से क्या होता है मेरे पास बीटा और z एक्सिस से मेरे पास एंगल क्या बन रहा होता है गामा। यानी कि ये अल्फा बीटा भी हमारे पास क्या है एंगल्स है। यानी कि x एक्सिस के लिए हमने एंगल क्या लिया अल्फा, y एक्सिस के लिए हमने क्या लिया हुआ है बीटा और z एक्सिस के लिए हमने एंगल क्या लिया हुआ है गामा लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसको क्या कहा जाता है स्पेस भी कहा जाता है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।